क्वेश्चन नंबर 31 जो 7 फरवरी 2026 को हुआ था, उसमें से जो सीटेट का जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है उसमें जो क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, इसमें कुछ हम लोग देखेंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे सॉल्व हैं, ये कैसे करना है इनको। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है इसमें 31 जो क्वेश्चन नंबर सीटेट का है, यदि 7x माइनस 1/4 माइनस 1/3 2x माइनस 1 माइनस x अपॉन 2 इक्वल टू 10/3 है तो 11x प्लस 2 21/2 का मान ज्ञात करना है। तो इसको हमें सबसे पहले वैल्यू उसकी तभी निकल पाएगी जब हमको x की वैल्यू पता होगी। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 7x माइनस 1/4 माइनस 1/3, इसके नीचे एक एलसीएम ले लेंगे तो 2 2 जा 4x माइनस 1 प्लस x अपॉन ये 2 हो जाएगा इक्वल टू 10/3। तो इसमें 7x माइनस 1/4 माइनस 1/3 4 5 ये हो जाएगा 4x और 1x 5x माइनस 1/2 इक्वल टू 10/3। ये 7x माइनस 1/4 माइनस 5x माइनस 1/6 इक्वल टू 10/3, यानी कि इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 7x माइनस 1/4 माइनस इसमें दोनों में एलसीएम ले लेंगे, 6x और 4x का एलसीएम लेकर के हल करेंगे। तो इसको एक बार ऐसे लिख दे रहे हैं, तो इसमें हम 12 एलसीएम ले लेंगे तो ये 4 3 या 12, 3 का मल्टीप्लाई होगा 21x माइनस 3, 6 2 या 12, 2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 10x प्लस 2 इक्वल टू 10/3। अब ये 12 है, जो ये 12 इधर जाएगा तो ये 21 में x में से 10x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 11x बचा, माइनस 3 में से प्लस 2 हटा तो माइनस 1 बचा अपॉन ये 12 इक्वल टू 10/3। इसको इधर ले जाएंगे तो 11x माइनस 1 इक्वल टू 12 इंटू 10/3, 3 से 12 कटेगा 4 टाइम्स, ये हो जाएगा 14, ये माइनस साइन इधर आएगा तो प्लस का 1, यहाँ 11x बचा तो x बराबर 41/11 होगा, यानी कि x की वैल्यू ये आई। अब यहाँ पर x की वैल्यू इसमें पुट करते हैं 11 इंटू 41 अपॉन 11 प्लस 21/2, तो वैल्यू निकल 11 से 11 कटेगा तो 41 प्लस 21/2, इसको ऐड करेंगे तो 2 कितना हो जाएगा, ये 2 4 6 2 और 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6 2 1 जा 2, यानी कि 31 हमारा आंसर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही, ये हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं, सीखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब हम देखेंगे सीटेट का जो 32 क्वेश्चंस है मैथमेटिक्स पोर्शन का, तो उसमें 32 में दिया था 5 इन ब्रैकेट 2x माइनस 4y प्लस 6 इन ब्रैकेट 4x स्क्वायर प्लस 16ay स्क्वायर माइनस 16xy माइनस 6 का एक गुणनखंड, इनमें से इसका एक गुणनखंड, यानी कि ये जो दिए गए हैं इसका ही अगर हम गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे इसके, तो उसमें से एक आएगा, दो आएंगे, क्योंकि इसमें अभी स्क्वायर दिखा है यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि जो बनेगा स्क्वायर तो उसके दो गुणनखंड आएंगे, तो उसमें से एक इसमें से कौन सा होगा। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया 3x माइनस 6y प्लस 1, 3x माइनस 6y माइनस 1, 2x माइनस 4y माइनस 3, 2x माइनस 4y प्लस 3। इसमें देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन इसमें आंसर सही है, तो इसको सॉल्व करके तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको 2x माइनस 4y अब प्लस 6। अब इसको देखो, यहाँ पर हमको चेक करना है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम देखेंगे 4x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर माइनस 16xy लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर प्लस 4y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है। अब इसके बाद 2 इंटू इसको हम लिख सकते हैं 2x इंटू 4y, 4 2 जा 8 2 जा 16 हो गया और ये xy हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 2x माइनस 4y का ये होल स्क्वायर लिखा है,
इसका मतलब इसकी जगह हम लिख सकते हैं 2x माइनस 4y का होल स्क्वायर माइनस 6, ऐसा हो गया। अब यहाँ पर अब इसको देखिए, इसको हम अगर मान लीजिए यहाँ पर लेट कर लेते हैं, माना कि अगर हमारा z कोई a मान लीजिए, चाहे x z कोई भी कांस्टेंट मान सकते हैं कि 2x माइनस 4y a बराबर है यदि, तो इसमें हम लिख सकते हैं 5a प्लस 6a स्क्वायर माइनस 6। इसका मतलब ये हो गया कि 6a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 6। अब इसमें हमें 6 6 जा, इसमें फैक्टर आराम से हो जाएगा, 6 6 जा 36 हो जाएगा, और 6 6 जा 36 का को हम लिख सकते हैं 2 भाग 9, और इसमें क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करने पर 5 आ जाएगा। इसका मतलब है 4a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 5a, माइनस 9 में से हमको 5 चाहिए ना, 4a माइनस 6 कर सकते हैं। इसमें 2a कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3a, और यहाँ हो जाएगा 2a में 3a कॉमन आएगा, तो 2a प्लस 3a, और ये हो जाएगा यहाँ पर 2 कॉमन आएगा, तो 2a प्लस 3, a बाहर निकाला तो a नहीं रहेगा, तो यहाँ पर a। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2a प्लस 3, यहाँ पर 2a प्लस 3, तो इसका मतलब 2a प्लस 3a हो गया, और ये हो गया 3a माइनस 2। अब यहाँ पर देखो, अगर चूंकि अगर हम यहाँ पर प्लस 3 आ रहा है, तो इसमें प्लस 3 कहीं पर होगा लास्ट में, ये है, यहां से हम चेक कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर हम एक ही वैल्यू इसमें रख सकते हैं, 2 एक ही वैल्यू क्या मानी थी, 2x माइनस 4y प्लस 3, तो ये 2 2 जा 4x और 4 2 जा ये कितना था, 4 था ना, 4 2 जा 8y प्लस 3, तो ये हमारा फैक्टर निकल करके आ रहा है, बिल्कुल सही। यानी कि क्वेश्चन नंबर ये वाला सही होगा, क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं, सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है कि कोई दुकानदार एक पंखे को 1500 रुपए पे खरीदता है, यानी कि कोई दुकानदार है, उसने पंखे को 1500 रुपए में खरीदा है, ठीक है। अब और इस पर उसे 2500 रुपए मूल अंकित करता है, यानी कि कोई दुकानदार एक पंखा खरीदता है 1500 रुपए में, और उस पर अंकित मूल्य डाल देता है 2500 रुपए। अब उसको बेचेगा वो, अब वो कैसे बेचेगा कि वह इस पंखे को इसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर बेचता है, यानी कि जो अंकित उसने डाला 2500 रुपए, उस पर 20% की छूट दे देता है। अब इसके बाद और साथ ही नगद भुगतान पर एक ऑफर लगा देता है कि अगर कोई व्यक्ति नगद भुगतान करता है तो उसे 250 रुपए यानी कि 250 रुपए की एक अतिरिक्त छूट भी देगा, यानी कि वो देता है। यदि कोई ग्राहक पंखे को नगद भुगतान करके खरीदता है, मान ली कोई वही पंखा को वो कोई ग्राहक नगद भुगतान करता है, तो इसका मतलब उसे 250 रुपए की छूट और मिलेगी। अब दुकानदार को कितना लाभ रुपए में होगा, तो खरीदा कितने में था उसने, 1500 रुपए में, लेकिन अंकित उसने बढ़ा करके कितना किया, 2500 रुपए। 25 हमको यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर उसने पंखे को कितने रुपए में बेचा। अगर हमारा खरीदा तो उसने 1500 रुपए में, लेकिन बेचा कितने रुपए में, वो चीज हमको पकड़नी है। तो वो कैसे हम देखेंगे कि देखो यहाँ पर अगर आपको कोई फॉर्मूला नहीं पता, शॉर्टकट ध्यान रखिए कि अगर 20 रुपए में की छूट 20% दिया है, 20% का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि 100 रुपए में 20 रुपया। अब ये 100 रुपए में 20 रुपए क्या है, छूट है, छूट देता है, यानी कि 20 रुपए छूट देता है 100 रुपए में, रुपए 100 में। अब हमारे पास है 2500, तो इसका मतलब है कि 1000 में कितना देगा, पहले तो 10 का अगर हम 1000 की बात करेंगे, 1000 में 200 रुपए की छूट मिलेगी। 1000 रुपए में 200 रुपए की, तो 2000 रुपए में कितने की मिलेगी, 2000 रुपए में 400 रुपए की छूट मिलेगी, स्वाभाविक है। अब 1000 रुपए में जब 200 रुपए की छूट मिल रही है, तो अब चूंकि अभी 500 और बचा है, तो 2500 में कितने मिलेगी, तो 2500 में यानी कि 2500 में हमें 500 रुपए की छूट मिलेगी, क्योंकि 2000 में 400 रुपए की होगी, 1000 में अगर 500 में देगी तो 200 का आधा कर दोगे
तो 500 रुपए और ऐड हो जाएगा, तो हो जाए 100 रुपए और ऐड हो जाएगा 400 में, तो ये 500 रुपए की हमें 2500 रुपए छूट मिलेगी। ठीक है, ये तो 500 रुपए की उसने छूट दे दी 2500 रुपए में। अब इसके बाद क्योंकि वो कह रहा था कि हम ग्राहक ने नगद भुगतान करके खरीदा है, अगर वो नगद भुगतान पे खरीदता है तो 250 रुपए की और छूट मिलेगी। तो कुल छूट कितनी हो जाती है हमारी, यानी कि 500 रुपए ये मिले, उसने नगद भुगतान किया तो 250 रुपए और उसने छूट दे दी, तो हो गया आपका 750 रुपए। कुल इतने रुपए की तो उसे छूट मिल गई। अब छूट मिलने के बाद अब उसने उस पंखे को ग्राहक ने कितने रुपए में खरीदा होगा, जबकि 2500 रुपए में से इसकी छूट मिली इसको कितनी, 750 रुपए की। अब इसको घटा देते हैं तो ये हो गया 1750 रुपए, यानी कि 1750 रुपए में ये बेचता है। वो क्या करता है, ये 1750 रुपए में उसने बेच दिया। अब लेकिन खरीदा कितने में था, खरीदा था 1500 रुपए में, तो बेचा है 1750 में। फायदा प्रॉफिट कितना होगा, लाभ कितना होगा, लाभ बराबर विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, मूल में से क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माने खरीदना वाला मूल्य, जितने रुपए में उसने खरीदा है। तो विक्रय मूल्य 1750 और खरीदा कितना है 1500 रुपए में, तो कितना हो गया 250 रुपए का उसे लाभ होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देखो जनरली आपने देखा होगा पहला ऑप्शन दिया है 250, क्योंकि ये 300 दिया है, 200 दिया है, 225 दिया है, तो निश्चित है कि हमारा 250 रुपए का जो लाभ होगा वो पहला कोई आंसर सही होगा। आप चलते हैं सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, यानी कि 34वां क्वेश्चन कौन सा है। ये समान रूप से ये आप अपने अनुमान के आधार पर कैसे लेन देन होता है तो उस हिसाब से आप लगा सकते हो अगर फॉर्मूला नहीं आता है। और वैसे फॉर्मूला को हम लिख पहले परसेंटेज निकाल लेंगे कि 20% इसका निकालेंगे कैसे, यानी कि 2500 का 20%, 20/100 निकालेंगे तो 100 से 25 दूनी 50 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, 25 दूनी 50 और एक जीरो और ये 500 रुपए का हमें ये आपकी छूट हो गई। और 200 रुपए और छूट दे रहा है क्योंकि उसने नगद खरीदा तो 250 और जोड़ देंगे तो इसमें ये हो गया 750, कुल छूट होगी 750 और 15, और इसके बाद आप इसको 750 जो है वो 2500 में 750 घटा देंगे तो 1750 आपका जो उसने बेचा है दुकानदार ग्राहक को, तो 1750 रुपए में उसने बेचा है, तो विक्रय मूल्य 1750 है, क्रय मूल्य 1500 है। 1750 में से 1500 घटा देंगे 250 रुपए उसका प्रॉफिट आ जाएगा। अब समझ लीजिए कि 15 दुकानदार इसी तरीके से करते हैं कि अंकित मूल्य कुछ रेट पर खरीदते हैं और अंकित मूल्य अपना डाल करके उसमें कुछ छूट देते हैं, इसके बाद आपसे कहेंगे कि नगद आप देंगे तो आपको इतनी छूट और मिल जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चनों को दुकानदार अधिकतर करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। फिर भी उसे कितने रुपए का, आपको देखो नगद छूट भी दे दी उसने और 20% की छूट दे दी, 250 रुपए नगद भुगतान पे छूट दे दी, टोटल छूट होगी आपकी 750, तो तब भी उसे 1750 में बेचा और 250 रुपए फिर भी एक उस पंखे पर प्रॉफिट कमा लिया। चलते सीखते क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है कि जब संख्या 4, 10, 12, 24 में प्रत्येक में x जोड़ा जाता है, यानी कि जो संख्याएं हैं दी गई हैं 4, इनमें x जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ा जाता है, x। तब इस क्रम में प्राप्त परिणामी जो संख्याएं आएंगी वो समानुपाती हो जाती है, यानी कि उनका अनुपात समान हो जाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है 16, दूसरा 19, तीसरा 10, चौथा 13। आप देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या है कि प्रत्येक में x जोड़ना है, तो x + 4 हो गया और ये हो जाएगा 10 + x हो जाएगा और ये 12 + x हो जाएगा और ये 24 + x हो जाएगा, यानी कि ये समान संख्या जो क्रम में मिली हुई है वो परिणामी प्राप्त संख्या ये समान अनुपाती है। समान अनुपाती मतलब इसका अनुपात, यानी कि 4 + x बटे 10 + x बराबर 12 + x बटे 24 + x, ऐसे हो गया, इस क्रम में हो गया। अब इसमें क्या करना है कि इसमें आपको करना क्या है कि इस समान अनुपाती एक नियम होता है
क्या नियम होता है, जैसे a बटे b लिखा हो और c बटे d लिखा हो, तो इसको हम ऐसे भी a प्लस बी बटे a माइनस बी बराबर c प्लस d बटे c माइनस डी ऐसे लिख सकते हैं समानुपाती में। तो इसको हम लिखेंगे, अगर हम देखें 4 प्लस एक्स प्लस 10 प्लस एक्स अपॉन 4 प्लस एक्स माइनस 10 माइनस एक्स इक्वल टू 12 प्लस एक्स माइनस 24 माइनस एक्स अपॉन 12 प्लस ऊपर प्लस करना है तो ये प्लस दोनों प्लस रहेंगे, नीचे 12 प्लस एक्स माइनस 24 माइनस एक्स ऐसे। यहाँ जो नीचे वाले एक्स कट जाएंगे, इससे यहाँ पर हो जाएगा ये 14 प्लस 2x, ये 10 में से 4 होगा तो माइनस 6, यहाँ क्या बच्चा है 24 और 12, ये हो जाएगा 36 प्लस 2x, और ये 12 में से 24 में से 12 सब्ट्रैक्ट होंगे तो माइनस का कितना होगा 12, ये माइनस माइनस कट जाएगा और 6 2 जा 12, यहाँ ये कट जाएगा। अब ये 2 आया तो 2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 28 प्लस 4x इक्वल टू 36 प्लस 2x। अब ये 2x इधर आएगा, 4x माइनस 2x इक्वल टू 36 माइनस 28, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका कितना बचेगा 8 बच जाएगा, क्योंकि इस 16 में से 8 जाएगा 8, तो ये 2 ये 8 बचा। अब ये यहाँ बचा 2x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8 अपॉन 2, 2 से कटेगा ये तो 4, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 4। वहां पर स्पीड में जब आप प्रैक्टिस करके लगाएंगे। अब यहाँ पर क्या है, अब हमें वैल्यू निकालना है किसकी, 3x प्लस 4 की वैल्यू निकालना है। तो 3x प्लस 4 की वैल्यू निकालना है, तो x की वैल्यू जो हमारी x इक्वल टू 4 आया, ये जो x इक्वल टू 4 आया है यहाँ पर रख देंगे, तो 3 इंटू 4 प्लस 1, तो 4 या 12 ये हो जाएगा, प्लस 1 कितना हो जाएगा 13, यानी कि जो 3x प्लस 1 की वैल्यू आई वो आपकी 13 वैल्यू आएगी। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर यहाँ 16 है, 19 है, ये 10 है, इसका मतलब 13 ऑप्शन नंबर हमारा जो दिख रहा है वो 4 दिख रहा है ना, तो ऑप्शन 4 सही होगा इसका, 34 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन 4 सही होगा। अब सीखते हैं, चलते हैं सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है 3x माइनस 30 और 2x प्लस 20 दो संपूरक कोण है, तो 2x माइनस 4 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो पहला ऑप्शन है 80 84, दूसरा 63 72 74, ये क्वेश्चन ये आपका ऑप्शन 4 है। तो इसमें क्या है कि इसमें वैल्यू निकालना है। सबसे पहले संपूरक का मतलब होता है ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 अंश होता है, कोटिपूरक कोण होते हैं जिनका योगफल 90 अंश होता है, यानी कि जब दो कोणों का योग 90 अंश हो तो वो कोटिपूरक, और जब दो कोणों का योग 180 अंश होता है वो संपूरक। तो ऐसे इसका मतलब इन दोनों कोणों का योग आपका, देखिए बहुत सिंपल सा सवाल था, इसको मौखिक भी कर सकते थे और लिखित भी। 3 और 2 ये 5x हो जाएगा, और 20 में से 30 में से 20 जाएंगे तो ये 10 बचा। एक लाइन में आपका 180 प्लस 10 हो जाएगा 119, और ये 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 38, x की वैल्यू आ जाएगी 5 के 15 5 अट्ठे 40, x की वैल्यू जब 38 आई तो अब हमें वैल्यू किसकी निकालना है, वैल्यू इसकी निकालना है, यानी कि 2x माइनस 4 डिग्री। इसमें x की वैल्यू रख दीजिए 38 माइनस 4, तो 2 6 8 जा 16, 2 3 जा 6 और एक 7 माइनस 4, तो सब घटाएंगे तो 72 डिग्री हमें इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब देखो यहाँ पर 84 80 84 72 डिग्री और ये 76 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है हमें यहाँ, ऑप्शन नंबर जो हमारा आ रहा है वो आपका 72, यानी कि 33 जो आपका क्वेश्चन 35 का जो आंसर होगा वो 3 ऑप्शन सही हो जाएगा 32। तो चलते हैं सीखते हैं क्वेश्चन नंबर अब 36। आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते जाइए कि जिससे कि आने वाली जो एग्जाम है इसी प्रकार के जो क्वेश्चंस आते हैं उनको कैसे आपको सॉल्व करना है ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन नंबर 36। आपका 36 इसमें लिखा है किसी त्रिभुज पी क्यू आर के कोण पी और क्यू क्रमशः 30 अंश और 50 अंश है। यदि P और Q के समद्विभाजक एक बिंदु O पर मिलते हैं तो
टू एंगल पी ओ क्यू माइनस 10 डिग्री का मान होगा 270 अंश, 250 अंश, 150 अंश, 140 अंश। तो ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसमें आपको करना क्या है कि जैसे उस क्वेश्चंस में बोल रहा है आपको वैसे ही उसका फिगर बना देना है पहले। तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर, एक आप त्रिभुज बना दीजिए इस प्रकार का, ठीक है। ये त्रिभुज कह रहा है तो त्रिभुज पी, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया, ठीक हो गया। अब कोण पी और क्यू के, क्यू जो है 30 अंश और 50 अंश है, यानी कि पी जो एंगल है वो 30 अंश का है और ये जो है क्यू वो 50 अंश का है, ठीक हो गया। यदि P और Q के समद्विभाजक, समद्विभाजक माने इसको समान दो भागों में विभाजित करने वाले, इस प्रकार से। इसका मतलब है जब इसको समद्विभाजक किया तो यहां पर ये मिली, तो ये इसको बोल दिया उन्होंने O पर मिलते हैं, तो ये समद्विभाजक तो ये 30 अंश है, तो ये आधा कितना हो जाएगा 15 अंश, ये 50 है तो ये हो जाएगा 25 अंश, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। मिलते हैं तो कोण POQ, अब वो ये कह रहा है कि कोण POQ माने ये वाला कोण का दोगुने में से अगर हम 10 घटा देते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो ये वैल्यू निकालना है। तो अब चूंकि ये त्रिभुज अगर हम POQ लेते हैं तो इन तीनों कोणों का योग कितने होता है 180 अंश होता है। तो 180 में से अगर हम 15 और 25 दोनों को जोड़ करके घटा देंगे तो 180 में से 15 25 30 10 40 होगा, 15 25 जोड़ करके घटाते हैं तो ये हो गया 140 डिग्री। 140 ये जो है 140 का मतलब 140 180 से कम, यानी कि 140 डिग्री की वैल्यू ये होगी यहाँ पे। अब इसकी वैल्यू निकालना है, किसकी वैल्यू निकालना है कि एंगल टू एंगल पी ओ क्यू ऋण 10, तो 2 इंटू मल्टीप्लाई 140 ऋण 10, तो 14 दूनी 28 यानी कि 280 माइनस 10 यानी कि कितना होगा 270 डिग्री, यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी, इसकी जो वैल्यू होगी वो 270 डिग्री होगी। आप देखो पहला ऑप्शन क्या है 270, 250, 150, 140, तो पहला ऑप्शन हमारा दिया गया है 270, इसका मतलब ऑप्शन नंबर पहला सही है ना। तो क्वेश्चन नंबर हम सीखते हैं 36, बहुत स्पीड से आप लगाते जाएं और देखते जाएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस हमेशा जो कंपटीशन में आते हैं तो उनको हम सॉल्व जरूर कराते हैं वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को समझ में आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और उसको कमेंट जरूर करें, अपने मित्रों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें जिससे इस वीडियो का उनको लाभ मिल सके। चलते आगे सीखेंगे हम 36। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है, निम्न मापनों में से किसमें से समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं बन सकती। इसमें तीन जो ऑप्शन दिए 4.5, 6, 7.5, 8, 16 और 12, 2.5, 6.56, 12, 16 और 220। इसमें हमें देखना है कि इसमें से जो कौन सी मापें हैं जो त्रिभुज की भुजाएं नहीं बन सकती। तो सबसे पहले इसको देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें सबसे बड़ी भुजा देखेंगे, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में ये होता है कि सबसे जो बड़ी भुजा होती है यानी कि कर्ण पर बना वर्ग शेष भुजाओं पर बने वर्गों की योग के बराबर होता है। सबसे बड़ी भुजा क्या 7.5, इसका स्क्वायर करते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे तो आप ऐसे नहीं करेंगे कि इसको 7.5 इंटू 7.5 लिखेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे, सीधा आपको क्या करना है, इकाई का अंक 5 है, इसको 25 लिखिए, दहाई के अंक में एक जोड़िए, 7 8 56, 8 7 56, तो 56.25 हो जाएगा इसका। और इसके बाद दो शेष दो भुजाएं इनका हम ऐड करें, इसमें देखिए इसका भी स्क्वायर लिखेंगे तो 4 पंचे ये 20 हो जाएगा, ये 2.5 इसका स्क्वायर हो गया, और 36 इसमें ऐड करना है, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 इसमें ऐड करेंगे तो ये 56.25। अब देखो ये और ये दोनों बराबर है तो ये तो बन सकती है, लेकिन वो यहाँ क्या कह रहा है नहीं बन सकती है, ये ध्यान देना है, ये चीज ध्यान देना है, नहीं बन सकती है, ये तो बन रही है तो ये तो आंसर हो नहीं सकता है। अब इसमें देखते हैं, इसमें सबसे बड़ा भुजा क्या 16 है, तो 16 का अगर हम स्क्वायर करते हैं, 16 का स्क्वायर करते हैं तो 256 आ जाता है, और 8 का स्क्वायर करते हैं तो ये 64 हो जाता है, 12 का स्क्वायर करते हैं तो 144 होता है। तो ये छोटी भुजाएं इन दोनों का सम करेंगे तो ये 6 ये 208 हो रहा है,
तो ये 256 हो रहा है, ये 208 हो रहा है। इसका मतलब है ये नहीं बन सकती है ना, ये बन नहीं सकती है। अगर इसमें और चेक कर लेते हैं कि सबसे बड़ी भुजा क्या 6.5 है, तो 6.5 का स्क्वायर करेंगे तो 742.25 हो जाएगा ये, और ये यहाँ 2.5 का स्क्वायर करेंगे तो 3 दूनी 625 हो जाएगा ये, और ये 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये 36 हो जाएगा। 36 हो जाएगा तो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 2 6 दूनी 12, ये 42। तो इसमें ये तो बन सकती है, इसका मतलब है ये भी बन सकती है, ये भी बन सकती है, ये भी सही है। और इसमें इसको देखते हैं, अगर हम इसमें सबसे बड़ी भुजा है 20, तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो ये 400 हो जाएगा, और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा, और 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 हो जाएगा। क्योंकि ये छोटी भुजा है, इन दोनों को ऐड करेंगे, 6 4 10, 5 4 9 1 10, 2 1 3 और 1 4, 400 ये भी हो गया। इसका मतलब ये इसमें भी बन सकती है, यानी कि ये इसमें भी बन सकती है, इसमें भी बन सकती है, तीनों में बन सकती है। तो हमारा जो ऑप्शन आया दूसरा सही, यानी कि इसमें नहीं बन सकती है। इसमें देखने को हमको मिल रहा है कि इसमें 200 ये 16 का 256 होता है, जबकि 8 का वर्ग 64, 12 का 144, ये 4 4 8, 6 4 10, 0 1 1 2, 208 हो रहा है, ये मेल नहीं खा रहा है। तो हमें नहीं शब्द देखना है, तो नहीं का मतलब है क्वेश्चन नंबर हमारा जो इसके अनुसार ये कौन सा जो ऑप्शन होगा नहीं के लिए, तो वो ऑप्शन होगा हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस चीज को हम लोगों को ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें नहीं शब्द जोड़ करके दे दिया, क्योंकि लोग सोचेंगे ये सब बन रहा है तो नहीं, ये सब को नहीं ध्यान देंगे तो आप ऑप्शन को गलत टिक लगा देंगे। तो इसको सब, अगर क्वेश्चन में नहीं शब्द लिखा है तो उसको आप उस पर राउंड लगा दीजिए कि हमको इससे हेडलाइट पता चले कि इसमें नहीं शब्द लिखा है, क्योंकि नहीं वाले क्वेश्चनों में ज्यादा डाउट होता है ना। तो चलते हैं, सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर जो 38 है, निम्न में से किस अक्षर में गुणन सम्मिलित नहीं है। तो पहला जो दिया गया है इसमें ई, दूसरा दिया एन, तीसरा दिया एच, चौथा दिया ओ। तो इसमें सिंपल सा है कि अगर आप गुणन करें, इसको घुमाएंगे तो सम्मिलित का मतलब होता है कि दो चीजें, जैसे अगर एक हाथ है इसके ऊपर ऐसे रखें तो ये ढक ले, तो अगर इसको गुणन कर देंगे तो इसका मुंह इधर आ जाएगा। तो एन को अगर गुणन करेंगे तो एन का पार्ट हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो इसमें ये सिमेट्रिकल है, ये भी सिमेट्रिकल है, ये भी है, लेकिन ये सम्मिलित नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन हमारा ए जो पहला है 38 का ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, ई। तो अब चलते हैं, सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। ये इसमें क्वेश्चन में ज्यादा कुछ क्वेश्चन सरल होते हैं जो आपको थ्योरिकल पर डिपेंड था ये क्वेश्चंस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। अब हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है। किसी समांतर चतुर्भुज PQRS के विकर्ण PR और QS बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि OP x + 22 सेंटीमीटर, OQ 20 सेंटीमीटर, OR 16 सेंटीमीटर और OS y + 7 सेंटीमीटर है, तो 7x - y का मान बताओ। इसका मतलब है कि हमें सबसे पहले x और y की वैल्यू हम निकालेंगे, और x और y की वैल्यू निकाल करके इसमें रख देंगे, इसमें आंसर फिर मैच करके आंसर आ जाएगा। यानी कि हम ये देखेंगे कि जो सबसे पहले हमें देखना है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज माने जो आयत है थोड़ा हल्का सा ऐसे अब तिरछा बना लें। समांतर चतुर्भुज जो है, अगर इसको हम इसको ऐसे बना लेते हैं, नीला का हमारा तो ब्लैक कर लेते हैं थोड़ा, तो इस तरीके की, मान लीजिए इस तरीके का एक समांतर चतुर्भुज है। मान लीजिए ये P है और ये Q है, ये R है और ये S है। अब प्रश्न के अनुसार जो भी कह रहा है वो हम लोग आगे बढ़ेंगे। विकर्ण PR, तो ये विकर्ण ये PR है, और QS ये QS है। ये कहां पर मैच कर मिलते हैं? बिंदु O पर मिलते हैं। तो ये बिंदु हमारा हो गया O, ठीक है। पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कि एक दूसरे को काटते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। यदि OP की जो वैल्यू है, यानी कि ये वाली वैल्यू, ये आपकी x + y है, ठीक है, और OQ की वैल्यू 20 है, 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, और OR की वैल्यू 16 सेंटीमीटर है, यानी कि ये वाली वैल्यू 16 सेंटीमीटर है, और OS की वैल्यू y + 7 है। बहुत बढ़िया।
अब केवल कंडीशंस आपको अगर पता है, क्या कंडीशन पता है कि जो समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि समद्विभाजित होते हैं। समान, इसका मतलब ये होगा कि जो OP की वैल्यू है वो OR के बराबर होगी, यानी कि OP बराबर OR होता है और OS बराबर OQ होता है। तो OP की वैल्यू क्या है, x प्लस वाई, OR की वैल्यू कितनी है 16, बहुत बढ़िया। अब OS की वैल्यू कितनी है y प्लस 7, यहाँ कितनी है 20, तो y इक्वल टू मिलेगा 20 में से 7 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 13, यानी कि y की वैल्यू हमको 13 सेंटीमीटर मिलती है। अब यहाँ पर y की वैल्यू यहाँ पुट अप करेंगे इसमें यहाँ पे, तो यहाँ मिलेगा मान लीजिए x प्लस 13 इक्वल टू 16, तो x की वैल्यू मिलेगी 16 माइनस 13 यानी कि मिलेगी 3, x की वैल्यू 3 हुई यानी कि x की वैल्यू 3 आई। अब x और चूंकि हमें यहाँ पर हमें y की वैल्यू मिल चुकी है 13 यानी कि 13, तो x और y की जो वैल्यू है वो हमें किसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर रख देंगे, यानी कि 7x माइनस y, तो 7 इंटू 3 माइनस 13, 7 की 21 या 21 माइनस 13, तो 21 में से 8 13 घटेंगे कितने बचेगा 8 बचेगा, सिंपल सा है ना। तो क्वेश्चन अब देखो इसमें पहला ऑप्शन है 9, दूसरा 13, तीसरा 6 और चौथा है 8। तो क्वेश्चन नंबर जो 39 का आंसर जो होगा वो आपका कौन सा होगा, 4 ऑप्शन सही होगा, 8 है ना। तो चलते हैं क्वेश्चन सीखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि 40। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40वां कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 40वां में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, ये अक्सर कई कंपटीशनों में आ चुका है, ये रिपीटेड क्वेश्चन आया है सीटेट में। सीटेट में किसी 40वां क्वेश्चन दिया है, किसी समलंब चतुर्भुज के परिमाप और क्षेत्रफल क्रमशः 52 सेंटीमीटर और 128 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसकी असमांतर भुजाओं का योग 200 सेंटीमीटर है तो इसकी समांतर भुजाओं की बीच की दूरी बताइए। यानी कि एक समलंब है, यानी कि ये भी एक चतुर्भुज होता है, समलंब चतुर्भुज, यानी कि इसमें क्या होता है कि दो भुजाएं तो समांतर होती है और दो भुजाएं ऐसी असमांतर होती है, इस प्रकार का एक समलंब चतुर्भुज है। मान लीजिए सपोज दैट ये ए है, ये बी हो गया, ये सी और ये डी है। इसकी लंबाई मान लीजिए ये यहां से यहां मान लीजिए बी है, ये सी है और इसकी लंबाई ए है और ये यहाँ पर बी, ए बी सी, यहां मान लीजिए डी है, ठीक है, इस ऐसे मान सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है कि अगर इसका परिमाप, क्योंकि हमको सबसे पहले दिया गया परिमाप, तो इसका परिमाप क्या होगा, मान लीजिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, सभी भुजाओं का योगफल, इनका योग कितना दिया 52 दिया, बहुत बढ़िया, ठीक है। लेकिन वो ये कह रहा है यहाँ पर असमांतर भुजाओं का योग 20 सेंटीमीटर भी दे रहा है। क्या कह रहा है, असमांतर भुजाओं का योग, यानी असमांतर माने ये वाली और ये वाली असमांतर है, इसका मतलब है a प्लस बी की वैल्यू हमें 20 सेंटीमीटर दी गई है, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब है कि समान, तो अगर हम a प्लस बी की वैल्यू यहाँ रखेंगे इन इसकी जगह, तो ये मिलेगा हमें 20 धन c प्लस डी बराबर 52, तो c प्लस डी 52 माइनस 20 घटा देंगे तो ये 32 सेंटीमीटर असमांतर भुजाओं की बीच का योग आ जाएगा, है ना। असमांतर इन सी प्लस डी, इसकी और इसकी लंबाई का योगफल आ गया, ठीक है। अब दूसरी बात हमको यह दिया गया है कि क्षेत्रफल भी दिया गया है 128 सेंटीमीटर। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल, यानी कि समांतर भुजाओं का योगफल, समांतर भुजाओं का योग इंटू बीच की दूरी, यानी कि इनके बीच की दूरी, ये वाली लंबाई। अब इस क्षेत्रफल हमको दिया 128 थी, 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल हमको ये मिल गया 32, तो 32 इंटू हमें ये बीच की दूरी वो पूछ रहा है, भुजाओं की समांतर भुजाओं के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो ये हमारी मान लीजिए डी है। अगर मान लीजिए बीच की दूरी, मान लीजिए इसकी लंबाई
h है, तो 2 से ये कट जाएगा, कितनी बार? 16 बार। तो h बराबर हो जाएगा 128 बटे 16, 16 अट्ठे 128 हो जाएगा, यानी कि 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमको दिया गया है क्वेश्चन 40 का, पहला 10 दिया, 12, दूसरा ऑप्शन 12, तीसरा 6 है और चौथा ऑप्शन 8 सेंटीमीटर। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो चौथा होगा सी टेट का, ये चौथा 8 सेंटीमीटर सही हो जाएगा। अब सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में। हम सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 यानी कि 41। किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 48 मीटर स्क्वायर है तथा इसकी एक भुजा 6 मीटर है। किसी व्यक्ति को 20 मीटर प्रति मिनट की चाल से इस खेत को विकर्णता पार करने में कितना समय लगेगा? यानी कि विकर्णता पार कर रहा है, तो इसका मतलब है पहले हमको आयत बनाना पड़ेगा। इसमें आयत एक बना लीजिए आप, मान लीजिए ये आयत है, ए बी सी और डी, ये आयत है। आयत का क्षेत्रफल इसका दिया है 48, यानी कि इसका क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल हमको दिया गया है, कितना दिया है? 48 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसकी एक भुजा, मान लीजिए एक भुजा, मान लीजिए ये वाली भुजा, मान लीजिए ये ए है, ये बी भुजा है, तो ये ए होगा, ये बी होगी। तो एक भुजा दिए ए बराबर मान लीजिए 6 मीटर दी है। अब इसका मतलब 20 मीटर प्रति मिनट की चाल से खेत की विकर्णता चल रहा है। कहाँ चल रहा है? खेत है एक विकर्णता चल रहा है, मतलब ये इस तरीके चल रहा है, क्योंकि विकर्ण आयताकार कोई खेत है तो उसके विकर्ण क्या होते हैं? आपस में समान होते हैं। तो ये चाहे इधर से इधर जाए, चाहे इधर से इधर जाए, लंबाई तो बराबर होगी। तो ये यहाँ से ऐसे चल रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में वह किस चाल से चल रहा है? इसकी चाल जो है, चाल जो दी गई है वो 20 मीटर प्रति मिनट दिया है, 20 मीटर प्रति मिनट दिया है, प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट में 20 मीटर चलता है। तो अब इसकी चाल हमको पता चल गई। तो अब ये वो समय कितना लगेगा इसको यहाँ तक आने में, तो इसका समय निकालने के लिए इसका मतलब हमें दूरी की जरूरत पड़ेगी। तो इसके समय निकालने के लिए हमें दूरी निकालना है। विकर्ण की दूरी कितनी है? ये वाली चाल हमको पता है, दूरी हमें निकल आएगी तो समय भी निकल आएगा, यानी कि ये चीज ध्यान रखना है। तो समय निकालना है तो चाल और दूरी की जरूरत पड़ेगी। तो अब हमें सबसे पहले जो हमको दिया गया है उसका फॉर्मूला लगाएंगे, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल है, आयताकार खेत का क्षेत्रफल, आयताकार खेत का क्षेत्रफल, खेत का जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्र वहां पर एग्जाम में तो आप फटाफट सीधा आयत का क्षेत्रफल लगा करके काम कर लेंगे। क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई, तो ए गुणित बी हो गया, और ये हो गया 48, और ये ए की वैल्यू दी है 6 और ये बी, तो 6 इधर आ जाएगा, तो बी की वैल्यू कितनी होगी? 48/6, तो 8 छंग 48, तो 8 सेंटीमीटर ये हमारे, ये बी की लंबाई आ गई, ठीक है, ये होगी 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्या होता है? आयत में 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो ए डी सी और ए, ये चाहे यहाँ पर आप समझ लीजिए ये वाली, क्योंकि ये भी ये 6 है, ये भी 6 है, तो ये यहाँ पर ए बी सी मान लीजिए, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल है। तो ए सी बराबर क्या होगा? तो ए सी बराबर हो जाएगा ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग। तो ए बी कितनी है हमारी? 8, तो 8 का वर्ग, और बी सी कितनी है? 6, तो 6 का वर्ग, 64 जो 36, कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब है ए सी बराबर √100 करेंगे तो ये आ गया 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर आ गया, बहुत बढ़िया। अब ये 10 सेंटीमीटर आ गया, तो अब इसकी जो लंबाई है ये तो 10 सेंटीमीटर आ गई है ना। अब इस लंबाई अब चाल इस 10 सेंटीमीटर, ये 10 मिनट मीटर दिया है ना ये, तो ये सेंटीमीटर ना होकर के मीटर में होगा, है ना बेटा। ये मीटर में दिया गया, तो मीटर में ही इसकी लंबाई आएगी, तो 10 सेंटीमीटर ना होकर के ये मीटर होगा, ठीक है, क्योंकि मीटर प्रति मिनट दिया है। तो ये 10 मीटर हो गया। अब चाल बराबर क्या होती है? समय बराबर निकालना है, तो समय कैसे निकालेंगे? समय बराबर दूरी बटे चाल होती है, ठीक है। चाल किसमें है? ये दूरी कितनी आई? 10, चाल कितनी है? 20। अब ये मिनट में दिया गया है, तो जो 1/2 मिनट, 1/2 मिनट का मतलब है आधा मिनट का मतलब सेकंड में अगर बदलेंगे
तो 1 मिनट में 60 सेकंड, 60/2 यानी कि 2 से काटेंगे 30 सेकंड। सेकंड में अगर चेंज करेंगे तो आ जाएगा 30 सेकंड। इसका आंसर होगा 30 सेकंड। तो ऑप्शन में देखो पहला ऑप्शन दिया गया है 30 सेकंड, 40, दूसरा तीसरा 15 सेकंड और ये, तो इसका मतलब है कि हमारा जो 41वां आंसर आएगा वो 30 सेकंड होगा। 30 सेकंड में वो विकर्णता खेत को पार कर लेगा, है ना। चलते सीखते क्वेश्चन नंबर 42। अब हम सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 42वां। 42वां में क्या है, भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर वाले 3 धातुओं के ठोस घनों को पिघलाकर एक अकेला ठोस बनाया गया। यानी कि एक ठोस बनाया गया, और ठोस कौन सा बना है, वो घनाकार, और 3 घन है तो उनको पिघला करके, तो जितना आयतन, जब भी कोई भी चीज पिघला करके कोई दूसरी चीज बनाई जाती है, अगर 3 या 3 से अधिक है तो उन सभी वस्तुओं का जो भी आयतन होगा वो एक बड़े जो आकृति बनी है उसके आयतन के बराबर होगा, चाहे वो घन हो या कुछ कोई भी आकृति बने। तो मेन चीज है कि 3 घन है तो एक घन का आयतन, सबसे पहले मेन चीज होती है घन का आयतन। आयतन का मतलब होता है, आयतन क्या होता है, भुजा की घात 3। अब 8 3 घन है तो तीनों का घनों का आयतन का योग कितना होगा, वो बड़े ठोस घन के आयतन के बराबर होगा। तो बड़ा एक जो ठोस घन बनाया गया उसकी भुजा मान लीजिए, माना कि एक अकेला जो घन है, एक ठोस घन है, ठोस घन की भुजा जो है मान लीजिए ए क्यू है, एक ए है, तो आयतन क्या होगा उसका, आयतन जो होगा वो ए क्यू होगा। एक ठोस है ना, तो ठोस का अगर कोई चीज बनाई गई है तो उस ठोस का जो आयतन होगा वो अगर उसकी भुजा ए है तो उसका आयतन ए क्यू होगा। तो जो ए क्यू है ये तीनों घनों के आयतनों के योग के बराबर होगा। यानी कि ए क्यू जो होगा वो तीनों घनों के आयतन, यानी कि 8 का क्यू धन 6 का क्यू धन 10 का क्यू के बराबर होगा। अब 8 का क्यू 8 × 64 और 64 का अगर क्यू करेंगे, ऐसे कर लीजिए 8 × 8 8 × 64, फिर 8 8 × 32, 8 × 48 और 3 51 512 हो गया। तो 512 हो गया। 36 छक्का 216 हो जाएगा ये, है ना। 36 36 18 3 21, 36 ऐसे कर लीजिए 36, ये 6 × 6 करके तो ये हो गया 36 × 6 हो गया 36 और 36 18 और 3 21 216 हो गया, और ये हो जाएगा आपका सीधा 1000। अब इनको जोड़ लीजिए, 1000 तो 2, ये आपका कितना हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, ये 2 हो गया, 1 और 1 2 हो गया, और ये 5 2 7 हो गया, और ये 1700 ये 28 हो गया। यानी कि ए क्यू। अब एक की घन, इसका घनमूल ले लीजिए 1728 का, तो घनमूल ये कितने का घन है, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 2 का घन है। इसका मतलब 2 यहाँ आएगा, तो बकाया अब ये कितना हो गया, ये यानी कि 12, यानी कि ये 12 का घन है। तो इसका मतलब है 12 मीटर जो है, जो बड़े घन की भुजा होगी, तो ये 12, यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 12 मीटर। ठीक है, क्योंकि पहला ऑप्शन 18 सेंटीमीटर दिया, तीसरा 24 दिया, यहाँ 20 दिया। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर जो होगा हमारा वो 42, ये 42 का जो आंसर होगा वो हमारा क्वेश्चन नंबर 42 का 12 मीटर आंसर होगा, बिल्कुल सही होगा ना। तो इसमें जो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो क्वेश्चंस आए हैं उनके एनालिसिस कर रहे हैं कि हमारे जो आंसर होंगे वो किस तरीके के होंगे। यानी कि जो आंसर की अभी सीटेट की आना बाकी है तो उससे भी आप मैच कर लीजिए। तो आंसर लगभग मैथमेटिक्स में वही रहते, चेंज नहीं होते हैं। थ्योरिकल सब्जेक्ट में थोड़ा अंतर आ जाता है, लेकिन मैथमेटिक्स में आंसर सेम होते हैं, लगभग वही सेम आएंगे। तो अब हम सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में। अब सीखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 43 प्रेक्षणों में 30 61 55 56 60 20
26 और 45, 28 और 56 के माध्यक तथा बहुलक का माध्य ज्ञात करना है। यानी कि माध्यक निकालेंगे और बहुलक निकालेंगे। माध्यक माने मीडियन, ये मॉड, ये मीन होता है। तो इसका मतलब है कि मीन, सबसे पहले माध्यक कैसे निकालेंगे। माध्यक निकालने के लिए अगर आपको केवल प्रेक्षण दिए गए तो सबसे पहले उन्हें आरोही या अवरोही क्रम में उन्हें व्यवस्थित करते हैं माध्यक निकालने के लिए, जबकि बहुलक में व्यवस्थित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बहुलक कैसे निकालते हैं? बहुलक वह प्रेक्षण होता है जो सबसे बार अपने प्रेक्षणों में आया हुआ है, यानी कि कोई संख्या जो अपने जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है। बारंबारता माने जो सबसे ज्यादा बार आया हो, बार बार आया हो। तो जो जितनी ज्यादा बार आता है जो भी प्रेक्षण, वो उसका दिए हुए प्रेक्षणों का बहुलक कहलाता है। जबकि माध्यक में अगर वो कोई प्रेक्षण केवल प्रेक्षण अकेले डाटा दिए, उसकी बारंबारता नहीं दिए, तो उसको हम कैसे निकालते हैं? तो उसके लिए हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, माध्यक निकालने के लिए, माध्यक निकालने के दी हुई संख्याओं को हम आरोही क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहले तो आरोही क्रम लिखेंगे। आरोही क्रम, आरोही क्रम क्या है? आरोही का मतलब सबसे पहले छोटी संख्या, इसके बाद फिर उससे बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो ये सबसे पहले 20, 20 के बाद हो गया 30, 30 के बाद 20 के बाद 26 भी आएगा, 26, 20, 26, फिर 30, 30 के बाद 26 के बाद 28 आएगा, 28 फिर 30, 30 के बाद फिर देखो यहाँ पर 30 के बाद 40 है, कहीं 45 है, 45, 50, 55, फिर 56, फिर 56, फिर 56 के बाद ये 60, यहाँ पर 60, यानी कि काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 60 के बाद एक 61, यानी कि 60 और 61, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। यानी कि जो नंबर ऊपर दिए हैं वही उतने ही नंबर यहाँ पर हो जाएं, समझ लेना, कोई छूटने ना पाए। अब माध्यक जो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, माध्यक निकालने के लिए क्या होता है कि जो बीच की दो, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं बीच की दो संख्याएं काउंट, क्योंकि 4 यहाँ छोड़ दीजिए, 2 2 4 यहाँ छोड़ दीजिए, बीच की जो दो संख्याएं हैं उनका योग कर लीजिए, 45 धन 55 उसका आधा कर दीजिए, तो 5 5 10, 5 4 9 1 10 बटे 2 कितना हो गया 50। माध्यक हमारा 50 हो गया। और बहुलक कितना है? बहुलक का मतलब है जो इनमें सबसे ज्यादा बार आया हो। 20 एक बार है, 26 एक बार है, 28 एक बार है, 30 एक बार है, 45 एक बार है, 55 एक बार है, 56 दो बार है। इसका मतलब है इस प्रेक्षक का जो बहुलक होगा उसकी बारंबारता 56 की 2 है, तो इसका मतलब है बहुलक जो होगा हमारा, बहुलक हो गया 56। अब वो कह रहा है कि इन बहुलक और माध्यक का हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो माध्य का मतलब है इन दोनों को जोड़ करके आधा कर दीजिए, तो माध्य क्या होगा, यानी कि 50 धन 56 बटे 2, तो ये हो जाएगा 5 5 10, 106 बटे 2, 2 5 10, 2 3 6, 33, 53 हमारा इसमें आंसर आ रहा है। तो माध्य इसका आंसर पहला है 55, दूसरा 56, तीसरा 52, चौथा ऑप्शन दिया है 53 यानी कि 53। ये क्वेश्चन नंबर 43 का जो आंसर है वो 53 होगा। तो ये आपका होगा माध्यक और ये बहुलक। तो इस चीज को ध्यान रखना है हम लोगों को कि आप कोई भी अगर इस प्रकार प्रेक्षण दिया एक नंबर का में ही आता है तो ये आप आराम से इनको आरोही क्रम में लिखें, आधे इधर छोड़ दीजिए और आधे इधर छोड़ दीजिए, और बीच के, अब यहाँ पर क्या है, क्योंकि पदों की संख्या सम है, यहाँ पर पदों की संख्या जो है सम है, पदों की संख्या सम है, इसलिए ये दोनों पदों को लिया गया है। लेकिन अगर पदों की संख्या विषम होती, जैसे यहाँ 9 होता, तो यहाँ पर हम 4 यहाँ छोड़ देते, 4 यहाँ छोड़ दिए होते, एक जो बीच में जो होता वही हमारा माध्यक आ जाता। तो इस प्रकार से माध्यक निकाल लेते हैं देख करके ही। चलते हैं सीखते क्वेश्चन नंबर 44 में। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44 में। अच्छी प्रकार से फेंटी गई
ताशों की एक गड्डी में से एक कार्ड निकाले गए कार्ड 1, 10 या एक लाल बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी कि सिंपल सा क्वेश्चन है कि इसमें प्रोबेबिलिटी का सवाल है। इसमें क्या है कि जैसे आपने सबसे पहले आपको पता है कि 52 पत्ते होते हैं एक ताश की गड्डी में, और इसमें से जो लाल होते हैं लाल वो 26 लाल होते हैं और 26 काले पत्ते होते हैं। काले कितने होते हैं? 26 होते हैं। अब इस 26 में जो काले पत्ते होते हैं उनमें जो लाल 26 होते हैं उनमें एक हार्ट वाले होते हैं, यानी कि जिसे हम कहते हैं पान का पत्ता, ये पान वाला होता है, और एक होता है ईंट वाला, ये रेड कलर के होते हैं। और ये 26 काले होते हैं उनमें एक हुकुम और एक होता है चिड़ी, बोलते हैं चिड़ी का पत्ता। यानी कि अगर पान के पत्ते को इस तरीके का होता है ये, और ईंट वाला पत्ता इस तरीके का बना होता है। इस तरीके के दो जो पत्ते होते हैं गिड्डी में वो रेड कलर के होते हैं, और ये हुकुम वाला पत्ता होता है इस तरीके का होता है। इस तरीके, और चिड़ी वाला पत्ता इस तरीके का होता है, इस तरीके का। यानी कि तो ये स्पैड होता है, ये आपका हार्ट होता है, ये डायमंड होता है, और स्पैड, डायमंड, और ये आपका ये चिड़ी वाला कहलाता है, मान के चलिए। अब इसमें जो इसकी बात ये है कि जो बादशाह कार्ड निकालने गए कार्ड में से 10 दहले जो होते हैं, एक दहले अगर दहला जोड़ा जाएगा तो 2 लाल के दहले होंगे, 2 काले के होंगे। यानी कि दहला जो होगा, दहला यानी कि 10 वो होंगे 4, लेकिन एक लाल बादशाह, बादशाह कितने लाल की बात हो रही है, तो बादशाह एक इसका भी लाल बादशाह होगा, एक ईंट का भी लाल बादशाह होगा। तो इसका मतलब है तो लाल बादशाह जो होंगे, लाल बादशाह कितने होंगे? 2 होंगे। इसका मतलब है कि दहला का पत्ता निकालने 52 पत्तों में से दहले के पत्ते निकालने की प्रोबेबिलिटी होगी 4/52। और लाल बादशाह, जब चूंकि यहाँ पर या का चिन्ह लगा है ना, इसलिए जब या लगा होता है तो यहाँ पर धन का चिन्ह लगाया जाएगा। लाल बादशाह के निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/52। इसका मतलब है इन एलसीएम लेंगे 52 तो 4 धन 2 यानी कि 6/52 आ गया। इसको काट देंगे, 2 3 6, और ये 2 से कटेगा, 26 बार कट जाएगा, तो ये 3/26 हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, है ना। तो इसमें देखो पहला ऑप्शन दिया है 3/26, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का। अब सीखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 45। चलते सीखते हैं। अब हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 45 में क्या है, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 87 और 123 को भाग देने पर क्रमशः 7 और 3 शेष बचे। तो ये मासा का सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसमें क्या करना है कि सबसे पहले जो हमको ये संख्याएं दी हैं 87 और 123, तो 87 में से 7 शेष बचना है तो 7 घटा देंगे तो बचा 80। 123 में से 3 शेष बचना है तो 3 घटा देंगे तो बचा 120। इन दोनों संख्या का मासा निकालेंगे। तो मासा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्या निकालना है इसका? मासा निकालेंगे। ऐसी संख्या, तो मासा निकालने के लिए जैसे 80 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 पंचे 80। 120 को निकालेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 8 2 दूनी 4 दूनी 8 8 2 दूनी 4 2 दूनी 4 3 12 12 दूनी 24 पंचे ऐसे।
तो इसमें देखो, इसमें क्या करना है कि देखो ये वाले कॉमन आ रहा है और ये वाले भी कॉमन आ रहा है, तो इसको हम लिख लेंगे 2 × 2 × 2 × 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 पन 40। तो मासा हमारा हो गया 40। इसका मतलब है कि वह सबसे बड़ी संख्या होगी। अगर हम इसमें 40 से भाग देंगे, 40 दूनी 80, 7 इसमें शेष बच रहा है, इसमें भी भाग देंगे तो 3 इसमें शेष बच जाएगा। तो वैसे भी अगर आपको ये लगता है कि इस तरीके से अगर हम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप डायरेक्टली एक एक संख्या का इसमें भाग देते जाएं, और जिस संख्या में अगर 7 शेष बच रहा है तो 40 से अगर भाग देंगे इसमें, 40 दूनी 80 हो जाएगा, तो 7 80 से बच जाएगा। तो इसका मतलब है और संख्याएं हो नहीं सकती, तो पहला ही ऑप्शन हमारा क्लियर हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं, जब ऑप्शन से भी हम आंसर निकाल सकते हैं, और वैसे अगर आपको आता है तो डायरेक्ट मासा निकाल करके उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 45 का जो हमारा आंसर है वो कितना है, 40 है। तो अब चलते हैं, सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 46वां। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46वां। 46वां में क्या, 0.4 पे ये साइन जो लगा है, ये बार का चिन्ह है, 0.6 के ऊपर ये बार लगा है, का मान ज्ञात करो। इसका मतलब, बार का मतलब होता है पॉइंट के बाद ये वाली संख्या रिपीटेड हो रही है। यहाँ पर 6 रिपीटेड हो रहा है, यहाँ पर 4 रिपीटेड हो रहा है। तो ऐसी संख्या को कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए, कभी भी ध्यान रखना है कि जैसे कोई संख्या अगर एक बार रिपीटेड होती है, जैसे 4 रिपीटेड हो रहा है, तो इसके नीचे उतने 9 लिखेंगे। दशमलव के बाद अगर एक संख्या रिपीटेड हो रही है, जितनी संख्या रिपीटेड होती है एक साथ, उतने 9 नीचे लिखते हैं और संख्या को ऊपर लिखते हैं। इसके बाद धन का चिन्ह लगाएंगे, इसमें 6 रिपीटेड हो रहा है तो 6/9 लिखेंगे। बस दोनों को जोड़ देंगे, 6 4 ये 10 हो जाएगा, नीचे 9 आ जाएगा। तो 9 का भाग देंगे तो 1 सही 1/9 हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल सा था। एक सही 2/9 है, 1 सही 1/10 है, इसमें 1 है, इसमें 1 सही 1/9, यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही है। तो अब चलते हैं, सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 47वां। क्वेश्चन नंबर 47वां में क्या है कि 4/7, 9/16 और 1 सही 2/7 और 3/5 में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्नों का अंतर। तो इसमें सबसे बड़ी, जैसे अगर देखा जाए तो 7 का भाग अगर हम 4 में देंगे, 0 पॉइंट लगाकर 7 चौक 28, 7 पंचे 35 हो जाएगा, ये 5 बचेगा। अगर एक बार और दे दें, 7 7 49, एक तो पॉइंट ये आ गया। अगर हम 16 का भाग 9 में देते हैं तो 16 पंचे 80.5 और 80 हो जाएगा, और इसके बाद ये बचेगा आपका 10 और 0 16 96, ये 0.56 होगा। और इसमें देखेंगे अगर हम एक सही 2/7 में, तो ये हो जाए 7 × 7 = 9, 9/7 में 7 का भाग देंगे 9 में, तो ये आपका बनेगा 7 का भाग देंगे इसमें 9 में, 7 × 7 2 बचा और 7 2 बचा, और इसमें पॉइंट लगा के 0 और 7 दूनी 14, 1.2 हो रहा है। और अगर 3/5 को देखेंगे, अगर हम 5 का भाग देंगे 3 में तो 0.6 हो जाएगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा, तो ये पूरा कट जाएगा। तो अब इसमें हम देखें पॉइंट, तो इसका मतलब है ये 0.56 है, ये 0.57 है, तो ये वाली भिन्न बड़ी हुई इनका। इसका मतलब है एक सबसे बड़ी ये 1 ये हुई, यानी कि 9/7 ऋण, और कौन सी में से 9/7 के बाद ये सबसे बड़ी हुई, और सबसे छोटी कौन सी हुई, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी देखो इसमें कौन सी आ रही, ये 6, ये वाली सबसे छोटी हुई, यानी कि 9/16, 9/16। अब यहां से देखो, अगर इसका एलसीएम ले लेते हैं, 7 × 42 की 2, 7 × 7 4 11, 112 नीचे आ गया। तो 112 कहाँ है इसमें, नीचे यहाँ है। अब इसमें अगर हम घटाएंगे तो निश्चित है कि हमारा ऑप्शन ये आंसर आ जाएगा। इसका घटाने की जरूरत, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आप नीचे देख लिया करो, 112 अगर मैच कर रहा है तो बस निश्चित है कि इसका कैलकुलेशन करने पर 81 ऊपर आएगा।
तो आप करके देख लेना। तो ये निश्चित है कि 47 का जो आंसर आया है तो हमारा कौन सा आंसर है, 4 है, 81/112। अब चलते हैं, सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 48वां। क्वेश्चन नंबर 48वां में क्या है, किसी संख्या के वर्ग की इकाई का अंक उस संख्या के इकाई के अंक से 2 अधिक है, तो निम्न में से कौन सा अंक उस संख्या के वर्ग की इकाई का अंक नहीं हो सकता है। तो जैसे मान लीजिए अगर देखा जाए यहाँ पर 6, अगर मान लीजिए कोई संख्या हमारे पास 4 है, 4 का वर्ग कितना होता है 16। अब 16 जो है अगर हम इसको लिखेंगे 4 धन 2, इसका मतलब है कि जो ये संख्या है वो उससे 2 अधिक है, इसका इकाई अंक 6 हो सकता है। अब अगर हम ये देखें कि 2 का वर्ग, मान लीजिए 2 का वर्ग 4 हो रहा है, और 4 को अगर हम लिख सकते हैं 2 धन 2, इसका मतलब ये वाला 2 इसके बराबर हो रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता है। अब इसके बाद 7 का वर्ग देखते हैं, 7 सते 49, तो यहाँ पर 9 आ रहा है, तो 9 पे हम देख रहे हैं कि जो 9 है इसमें 7 धन 2, इसका मतलब ये भी इकाई अंक 9 हो सकता है 7 का वर्ग, क्योंकि इसकी इकाई जो संख्या है उसका ये 2 अधिक है। इसके बाद अगर हम देखें 5 में अगर हम 5 का वर्ग करते हैं तो ये 25 होता है, तो इकाई का अंक आ रहा है 5। तो 5 जो है अगर हम देखेंगे तो 3 धन 2 हो रहा है, अगर 3 ये संख्या है नहीं, इसका मतलब 5 नहीं हो सकता है। तो हमारा ऑप्शन जो है 5 सही है, जहां तक मेरा मानना है कि ये 5 क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 48 का आंसर होगा। चलिए सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 49वां। अब सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 49वां में क्या है कि यदि 2a क्रॉस a इसका जो गुणनफल है वो b2a है, जहां a और b क्या है अंक हैं, तो इनमें से a और b की वैल्यू क्या होगी। पहले ऑप्शन में दिया है a बराबर 1 b बराबर 5, दूसरे में a बराबर 5 b बराबर 1, तीसरे में a बराबर 6 b बराबर 1, चौथे में a बराबर 1 b बराबर 6। तो इसमें गुणनफल में अगर हम ये देखेंगे कि यहाँ पर तीनों चीजें एक से ए दिख रहा है, तो यहाँ पर अगर हम तीनों एक से मिल रहे हैं और गुणनफल हमारा ये इससे मैच कर रहा है, तो फिर हम वही ऑप्शन क्लियर कर लेते हैं। अगर मान लीजिए हम ए 1 रख देते हैं, तो 1 रख देते हैं, तो ये अगर 1 से अगर ये 21 आना चाहिए, तो 21 तो ये 3 अंक की संख्या है, तो 1 हो नहीं सकता एक की जगह। अगर इसकी जगह 5 रख देते हैं, 5 रखते हैं एक ही जगह और मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो 5 25 की 5, 5 दूनी 10, 2 12। इसका मतलब जो बीच वाली संख्या हमको मैच कर गई इससे, ये 2 है, ये 2 है, इसका मतलब है कि ए के स्थान पर 5 होगा और बी के स्थान पर 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही है। तीसरे में अगर हम रख देते हैं 6 36, 6 दूनी 12, 3 18, तो ये बीच वाली संख्या मैच नहीं करेगी, ये वाला मैच ये सेम है, तो ये 6 बी हो नहीं सकता, क्योंकि मल्टीप्लाई हमें ए का करना है, तो ए वाली संख्या को ही रखेंगे, उसका मल्टीप्लाई करके देखेंगे, तो ये वाला तो हो नहीं सकता। जब ये नहीं हो सकता तो ये भी नहीं होगा, यानी कि ये दोनों क्रॉस हो गए पहले ही। अब बात आती है यहाँ, अगर एक ही जगह 6 रखते हैं यहाँ, तो 6 अगर हम देखते हैं 6 रख करके यहाँ पर, तो आपने देखा होगा 36, 6 और 6 दूनी 12, 3 12 3 15, तो यहाँ पर जो बीच वाली संख्या 5 आ रही है, तो 5 जो आ रही है, तो चूंकि यहाँ बीच में 2 दिया है तो ये नहीं होगा, इसलिए ये हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये दूसरा सही होगा। ए की वैल्यू 5 होगी, बी की वैल्यू 1 होगी। चलते हैं सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 50वां। क्वेश्चन नंबर 50वां में क्या है कि यदि a माइनस बी बराबर 11/5 और a इंटू बी 3/4 है, तो a प्लस बी का मान है। इसमें से 3 सही 1/5 पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन 3 सही 2/5, तीसरा ऑप्शन 2 सही 3/5, चौथा ऑप्शन 2 सही 4/5। ये सिंपल सा है। हमारे जो पुराने वीडियो हैं उनमें इस तरीके के सवाल बहुत सारे हमने सॉल्व कराए हैं, और इसमें से सेम टू सेम सवाल आया है ये सीटेट में हमारे वीडियो से। तो हमारे जो वीडियो हैं पुराने जरूर आप लोग मैथमेटिक्स के देख लीजिए, उसमें एसएससी सीजीएल से लेकर के यूपी टेट सीटेट के क्वेश्चंस रहते हैं, और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं टॉप 20 क्वेश्चन को हम सॉल्व कराते हैं। तो ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है, जो सीटेट का जो 31 से लेकर 60 तक क्वेश्चन थे, उसमें से जो 50 तक न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे, 50 के बाद 10 क्वेश्चन जो है उसमें
आपकी पेडोलॉजी की भी है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस जो है ये बहुत सिंपल सा है, आप कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमको a प्लस बी की वैल्यू निकालना है और a माइनस बी की वैल्यू दी है, तो जैसे हम जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब यदि हम इसमें a स्क्वायर प्लस, हमें a प्लस बी बनाना है तो इसमें हम प्लस 2ab जोड़ देते हैं और 2ab घटा देते हैं अगर इसमें, और ये 2ab यहाँ, तो ये आपका कितना हो जाएगा, a प्लस बी का ये होल स्क्वायर हो जाएगा इतना, और ये हो जाएगा माइनस का 4ab। ठीक है, a माइनस बी का ये होल स्क्वायर हो गया। अगर हमें a प्लस बी निकालना है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab हम लिख सकते हैं। यहाँ पर प्लस 4ab कर देंगे तो ये आ जाए। अब इसकी वैल्यू जो हमको दी है 11/5 दी है, ठीक है, रख दिए, प्लस 4a इंटू बी की वैल्यू दी है 3/4, 3/4, 4 से ये 4 कट जाएगा। अब 11 का वर्ग कितना होगा, 121 होगा, 5 का वर्ग हो गया 25 प्लस 3 हो गया। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसके नीचे 1 मान लीजिए, 25 एलसीएम आ जाएगा और 121 और 25 3 ये 75 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लेंगे। यहाँ जब हम ऐड करेंगे 121 और 75 को, तो 5 और 1 6 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा और 1 ये हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो a प्लस बी आया हमारा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू हो गया 196/25 हो गया। अब क्या करना, a प्लस बी बराबर अंडर रूट 196/25 हो गया। अब 196 कितने का वर्गमूल है, ये 14 का वर्गमूल है, तो ये हो जाएगा ये 25 5 का वर्ग है, ये 14 का वर्ग है, 196 और 25 5 का वर्ग है। 5 का भाग दीजिए, 5 दूनी 10, 4 बचा तो 4/5 हो जाएगा, यानी कि 2 सही 4/5 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हम सॉल्व करा चुके हैं। तो इसमें देखो यहाँ दिख रहा है 2 सही 1/, यानी कि क्वेश्चन नंबर चौथा हमारा सही आ गया, 2 सही 4/5, ये प्रश्न नंबर 50 का आंसर था। चलते क्या दिया है उसको देखते हैं। अभी हमने क्वेश्चन 50 तक सॉल्व किए हैं जो कि न्यूमेरिकल थे। 51 से लेकर के 60 तक पेडोलॉजी के क्वेश्चन हैं। क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए मैं अभी इस वीडियो में 50 तक ही, अगले वीडियो में जो पेडोलॉजी के क्वेश्चन थे, पेडोलॉजी के जो सारे क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारा वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे अपने सवालों को चेक कर पाएं और उसको लाभ ले पाएं। इस वीडियो को अगर आप शेयर करते हैं तो आपके शेयर और लाइक करने में जो भी आपका योगदान होता है वो निश्चित ही किसी गरीब बच्चे की पेन पेंसिल और कॉपी की मदद कर सकता है और सहयोग कर सकता है उसके लिए। तो इस यहाँ तक ही अब इस वीडियो को हम ने अभी बनाया है। चलते इसके बाद अगर पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।